हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे और जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या क्या चीजें नई चीजें हैं। और ये जानेंगे कि जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि हेनरी फ्योल्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थ्योरी है उससे ये कैसे डिफरेंट है। और ये दोनों प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आप लोगों ने हेनरी फ्योल्स की जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी है या उनके मैनेजमेंट की चीजें थ्योरीज नहीं जानी है तो पहले आप उस वीडियो को कल से आप देखिए एंड देन इस वीडियो को आप देखेंगे तो दोनों में बहुत सारे कंपैरिजंस जो आपको मिलेंगे। देखेंगे कि कहते क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन दोनों में आप इजिली कर पाएंगे। क्योंकि समटाइम्स क्या है कि क्वेश्चंस में आजकल अब जो एडवांस लेवल है एक ही टीयू का और सीसीएस यूनिवर्सिटी का वो क्या करती है, वो डिफरेंसेस पूछ लेती है कि एफ डब्ल्यू टेलर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं और हेनरी फ्योल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, उनमें डिफरेंसेस क्या है या समानताएं क्या है। तो ये क्वेश्चंस बहुत अब सिमिलर हो गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को वो वीडियो भी देखनी जरूरी है और ये वीडियो भी देखनी जरूरी है। तो अब इस वीडियो में हम एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल को जानने से पहले हम लोग उसके उनके बारे में थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जो एफ डब्ल्यू टेलर है, एफ डब्ल्यू टेलर उनका पूरा नाम जो है फेडरिक विल्सोल टेलर है, जिनका जन्म 1856 में फिल फिलिप्डिया यूएसए में हुआ। यह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1878 में मेडलिव स्टील कंपनी को ज्वाइन किया एज अ लेबर। उन्होंने मतलब 1878 में कल्टीमेटेड स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था, एज अ लेबर ज्वाइन किया था। और उन्होंने 6 साल के अंदर वो सेम कंपनी में चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे पहुंच गए थे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। डेफिनेटली सी बात है कि 6 साल में अगर कोई पर्सन एज अ लेबर से कहते चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचना, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने ये एफ डब्ल्यू टेलर की करते चीजें हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर वही हम हेनरी फ्योल्स की बात करें तो हेनरी फ्योल्स ने उन्होंने प्रिंसिपल कौन से दिए, उन्होंने प्रिंसिपल दिया किस पे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दिया। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का वर्ड मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, मैनेजमेंट की जितनी भी चीजें होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल्स पे कभी डिस्क्राइब करने के लिए कहा। एफ डब्ल्यू टेलर ने बेसिकली अगर क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो लेबर से स्टार्ट की थी और उन्होंने सारे पड़ाव देखे लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। तो उन्होंने ज्यादातर अपने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो लेबर पे फोकस ज्यादा किया, मतलब लो लेवल ऑपरेशनल पे ज्यादा फोकस किया है। अगर मैं यही कंपैरिजंस की बात करूं हेनरी फ्योल्स में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मींस टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। जिन्होंने उन्होंने बहुत सारे मेथड का यूज करके बेस्ट मेथड का पे काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि गलती, उन्होंने एक चीज की एक एफ डब्ल्यू टेलर की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड को यूज कर रहे थे, एक ही मेथड को, वो बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, हर मेथड को यूज करने की कोशिश करते थे और जो मेथड उनके लिए बेस्ट साबित होता था, जो मेथड बेस्ट होता था और अच्छी प्रोडक्टिविटी देता था, उस मेथड को अलाउ करते थे, उस मेथड पे काम करने के लिए कहते थे। तो ये होता था कहते एफ डब्ल्यू टेलर की खासियत थी। उन्होंने बहुत सारे मेथड दिए और उसमें से कोई जो बेस्ट मेथड है उस पे काम करना है, उस वे से काम करना है जिससे परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, मैक्सिमाइजेशन आउटपुट भी आए। साथ ही साथ उन्होंने इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज किया है वर्क में और मैंने उन्होंने इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का भी यूज किया है, जिसको आज के दिन में हम ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं और या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। उन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल पे काम करती है। आगे चलते हैं कि 1911 में एबडो टोले ने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जिस तरह अगर मैं बात करूं अगर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर मैं उनकी बात करूं, अगर हेनरी फ्योल्स की बात करूं, तो उन्होंने जो बुक लिखी तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लिखी थी। ये इन्होंने
लिखी हेनरी फ्यूल्स ने। और अगर मैं एफ डब्ल्यू टेलर की बात करूं तो इन्होंने 1911 में का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी। इनकी बुक की तीन खासियत थी, इनकी बुक में तीन खासियत के बेस पे रखी थी। इनकी बुक का जो तीन खासियत क्या था कि उन्होंने सबसे पहले जो देखा गया वो पीस रेट सिस्टम इन 1895। उन्होंने बोला कि कहते जो पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया, जो भी गवर्नमेंट जो डिसाइडेड करती थी कि कहते इतना करते मैंने इतने पीस पे इतना फंडिंग मिलना चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली क्या हर एक पीस रेट पे मतलब एक पर्टिकुलर रेट डिसाइडेड किया कि इससे इम्पेक्ट क्या पड़ता है। अगर मैं एक एम्प्लॉय को 10 रुपए दे रहा हूँ एक एक प्रोडक्ट को डेवलप मैंने एक प्रोडक्ट को फ्रॉम बॉटम टू फिनिश गुड तक, तो मुझे उतना फायदा होता है और मतलब उतना वो होगा, और वही मैं दूसरे को देता हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने पीस रेट सिस्टम इन 1895 में बहुत चीजें को डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ इन्होंने शॉप मैनेजमेंट इन 1900 को भी देखा, और साथ में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1900। ये तीनों इनकी बुक्स है, तीनों ये जो है ये तीनों इनकी बुक्स है। इन तीनों में ये बुक जो बहुत फेमस हुई, जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। शॉप मैनेजमेंट हमारे आज के दिन भी एक्ट चलता है, ठीक है। बट इसका एक्ट का कितना काम होता है वो कलते इतना वैल्यूबल नहीं होता है। पीस रेट सिस्टम का भी चलता है, बट इसमें अब वेजेस कंपनसेशन एक्ट आ गया है, और बोलेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया है इसके पीस रेट सिस्टम के बिहाफ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब आता है हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एफ डब्ल्यू टेलर्स के बारे में देखा कि एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या 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 किया। एफ डब्ल्यू टेलर ने सबसे पहली बात है कि एफ डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसको कहते हैं? हेनरी फिलिप्स को कहते हैं। और फादर ऑफ वार्डन मैनेजमेंट को पीटर ड्रक्टर को कहते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन था दो वर्ड्स का। क्या है कि कॉम्बिनेशन था टू वर्ड्स का। पहला था साइंटिफिक मींस सिस्टमेटिक एनालाइज एंड ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा था मैनेजमेंट। मतलब कहने का था साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक आप लोगों को पता ही है। साइंटिफिक का मतलब होता है, अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो साइंटिफिक का मतलब हुआ सिस्टम, साइंस साइंस का यूज करके। साइंटिफिक क्या है कि एक जो भी होगा, जो भी चीज होगा वो कॉज और इफेक्ट्स पे डिपेंड होगा, और उसमें हम साइंस का यूज करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम जो भी एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने पे नहीं होगा, वो कितना सही है, कितना एग्जैक्ट है, कितनी चीजें हैं उस चीज के बारे में हम, वो ऐसे नहीं हम हवा हवाई में काम नहीं करेंगे। हम एक लॉजिकल वे में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, उसी को साइंटिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स से था। पहला साइंटिफिक क्या बोला कि जो भी एनालाइज किया जाएगा वो सिस्टमेटिक एनालाइज एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा। अगर मैंने सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक पेप्सी की बोतल, पेप्सी बनाने, पेप्सी का गलते कॉम्बिनेशन देखना है, मतलब एक पेप्सी का जो कोल्ड ड्रिंक है हमारा, उसका हमने कोई कॉम्बिनेशन देखना है, तो उस कॉम्बिनेशंस का क्या जो फॉर्मूलाज है, अगर उसमें लिखता है कि इसमें फैट ज्यादा है, तो इसमें फैट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये एग्जैक्टली क्या ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो प्रॉपरली करते उसमें स्टडी किया जाता है, देन करते उस चीज को डेवलप किया जाता है। तो वो साइंटिफिक मीन्स हो गया। मैनेजमेंट मीन गेटिंग थिंग डन थ्रू द अदर्स। मतलब ऐसे तो आपको भी पता है कि मैनेजमेंट क्या है। एक सिंपल एक एक सिंगल आदमी करते कभी भी किसी चीज को प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। तो जब सारे मिल करके, मतलब सारे मिल करके एक चीज पे फोकस करके उसको डेवलप करना, वही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ जो कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है दो वर्डों से मिलकर एक साइंटिफिक और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप नाम से कि प्रॉपरली मैनेजमेंट, देन इट विल बी द देन द ऑर्गेनाइजेशन गोल विल बी डेवलप्ड। Otherwise, the organization goal or organization objective, it will not defined. If defined, but if you will not go through in the properly managed, then definitely you will not achieve, or the organization will not achieve the organization goal, ठीक है। तो ये होता है साइंटिफिक मीनिंग। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मेथड, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंस हम मैनेजमेंट का यूज करके करने लगते हैं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के मतलब हम सिंपली है कि प्रिंसिपल जो भी मेथड है, मेथड ऑफ साइंस का यूज, कुछ भी हम मेथड यूज करते हैं जो कि साइंटिफिक हो, जो कि करते एक लॉजिकल हो, जिसका यूज करके और उसको हम
मैनेजमेंट में यूज करते हैं, बेसिकली हम मैनेजमेंट में यूज करते हैं, उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट meant टू डू। मतलब कहता है कि एग्जैक्टली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। मैं उसके लिए आदमी काम करेगा, आदमी काम करेंगे। ठीक है। सिंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ऐसा नहीं है कि कहते बहुत जो भी काम काम करे वो बहुत हैवी हो और किसमें, तो उसका कहने का मतलब है कि जो जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है हम उस पे काम करेंगे और बेस्ट एफर्ट और चीपेस्ट वे में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। It is the core of the organized study of the work, the analysis of the work in the simplest element and systematic improvement of the worker performance, each element P डॉक्टर। मतलब कहने का है साइंटिफिक मैनेजमेंट को पीटर डक्टर ने भी एक डेफिनेशन दी, जिसमें कहा गया कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये कोर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड है स्टडी ऑफ द वर्क, द एनालाइज ऑफ द वर्क एंड टू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। उन्होंने कहा कि कहते हैं ये जो और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये फोकस करता है, ये स्टडी करता है वर्क के, उसकी एनालाइजेशंस करेगा, वो किस वे में करेगा, उसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करता है, ताकि वो जो एक तो वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके एंड आउटपुट को, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की चीजें होती है तो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सके। ये कहने का है पीटर एफ डक्टर्स का। ठीक है। अब है बेसिकली हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते क्यों, उसका पर्पस क्या है। तो इसका है कि सबसे पहली बात है कि हम प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। जो भी मेथड हम यूज करना चाहेंगे, कहने का मतलब ये देखिए आप, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है कि जो मैटर हम किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में लगाते हैं उसे वर्क में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, सिस्टमेटिक वे और प्रॉपर प्रोड्यूस एंड द टूल्स का यूज करके इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन। कहता है कि ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि जो भी हम प्रोडक्शंस करना चाहते हैं, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 एम्प्लॉय है, मेरे पास 10 एम्प्लॉय है और 10 एम्प्लॉय को करते मैंने बोला कि आपको प्रोडक्शंस करनी है, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कि इस वे से काम करनी है। ठीक है। अगर मैं एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन और एक यूनिफॉर्मिटीज के साथ काम करूंगा तो मेरी प्रोडक्शंस प्रॉपरली होंगी और प्रॉपरली जो प्रॉपरली प्रोडक्शंस होंगी। और एक दिन में पहले हो सकता है कि फर्स्ट दिन में बहुत कम प्रोडक्शन हो, बट धीरे धीरे क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगी, वो कभी रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपरली जो भी इंप्लॉइज होंगे वो प्रॉपरली उस चीज को जान देंगे, उस मेथड को प्रॉपरली वो इफिशिएंट हो जाएंगे कि उस मेथड को प्रॉपरली वर्क कर पाए, उस मेथड पे प्रॉपरली वर्क कर पाए और प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए। ठीक है। अपनी चीजों को रख सके। और वो भी है कि सिस्टमेटिक भी, अगर ऐसा नहीं है कि सिस्टमेटिक की गलती डायरेक्टली हम उस माने लास्ट पॉइंट पे जंप कर दें, नहीं, एक प्रोडक्ट एक सिस्टमेटिक वे डिफाइंड होगा और उसी वे के थ्रू ही प्रोडक्शन हो जाएगी, ताकि गलती किसी में कंफ्यूजन की मात्रा ना हो और जिसका काम जो असाइंड होगा वो वर्क करेगा। ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन होने इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट के। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मेथड। डेफिनेशन है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि जितने पहले तो सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे मेथड है उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट टूल कौन सा है। ठीक है। बेस्ट टूल कौन सा है, बेस्ट वे कौन सा है, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और इन सब में से फिर दिखा करके एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लिया जाएगा, एक एक पर्टिकुलर सेलेक्ट किया जाएगा और उसी को ही उसी वे से ही उस प्रोडक्शंस की जाएगी, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन रहे उस चीज में। ठीक है। तो यही रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन रहेगी तो डेफिनेटली सी बात है प्रोडक्शंस ज्यादा होगी। अगर स्टैंडर्ड, हाँ, अब रहा कि आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन अगर अच्छी हुई, देखिए आपके बहुत आपकी स्टैंडर्डाइजेशन अच्छी हुई, स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर रही, आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप डेफिनेटली सी बात है कि आपका वेस्ट कम होगा, वेस्ट कम होगा, लॉसेस कम होगा, क्योंकि आप अगर बिन प्लान के साथ काम करेंगे, बिन प्लान के साथ कोई भी चीज काम करेंगे तो आपकी वेस्टेज ज्यादा होती है और लॉसेस ज्यादा होंगे। तो इस केस में क्या होगा, लॉसेस नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्शंस को करते पे हेल्प करेगा। आपका एक पूरा पर्टिकुलर मेथड आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उस पर्टिकुलर मेथड को आप देख लोगे, उसी मेथड पे काम करोगे तो जो रिडक्शन है वो कम होगा, और रिडक्शन कम होगा डेफिनेटली सी बात है, रिडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन हाई होगी, लॉसेस हमारे कम होंगे।
ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब डब्ल्यू टेलर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से साइंटिफिक मैनेजमेंट में कही कि अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा, माने आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, आपने बेस्ट पॉसिबिलिटी, जो बेस्ट मेथड यूज किया है, तो उसमें डेफिनेटली सी बात है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन डे बाय डे, और उससे क्या होगा, वेस्टेज भी करते कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें तो साइंटिफिक रिड्यूस द वेस्टेज एंड लॉसेस, द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ द टेक्निक्स का यूज करके रिड्यूस करते हैं वेस्ट लॉस एंड लॉस ऑफ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो और आजकल के, अगर मैं आज की करंट जनरेशन, करंट की बात करूं, तो आज ऐसा है कि कहते रिसाइकलिंग हो रही है, सब 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 चीज की रिसाइकलिंग हो रही है। मतलब कहने का कि जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के बाद जो प्रोडक्शन हो रही है, उसके बाद जो वेस्टेज निकल रहा है, उस वेस्टेज को भी कहीं ना कहीं यूज करके उसका फिर से कहीं ना कहीं उसका यूज करके उसका प्रोड्यूस डिफरेंट मटेरियल्स में किया जा रहा है। तो कहा है कि वेस्टेज को पूरी तरह से रिड्यूस किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ताकि कहते जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का है, जो ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फोर्थ क्या है, आप डेफिनेटली सी बात है कि कहते आपके रिड्यूस हो गए, तो ऐसा नहीं है कि कहते आपकी कहते स्टैंडर्डाइजेशन हुई, आपने कहते मेथड कहते प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, वेस्टेज कम हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा, आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। क्वालिटी क्यों इम्प्रूव होगी? क्योंकि आपकी ने जो स्टैंडर्डाइजेशन जो सिलेक्ट किया है, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या सिलेक्ट किया है, आपने बेस्ट पॉसिबिलिटीज, बेस्ट मेथड को यूज किया है, जो कि आउट ऑफ जितने भी मेथड्स आपके पास थे, उसमें से आपने बेस्ट मेथड को यूज किया है। और वही बेस्ट मेथड क्या है कि आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को माने प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, साथ में क्वालिटी जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज है, उसको भी इम्प्रूव करेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करेगा। थ्रू द इंस्पेक्शन होगा, कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन होगा, रिसर्च क्वालिटीज होंगी, मैंने प्रॉपरली कंट्रोल किया जाएगा कि करते कितना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसे इम्प्रूव किया जाएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड डिस्क्राइब होगा इसमें, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा हर एक चीज में। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। जैसे कि अगर हम लोग के पास प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम लोग क्या है कि हमारी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। कभी हम इस मेथड को यूज करें, कभी हम उस मेथड को यूज करें, कभी हम इस मेथड को यूज, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन बना देते हैं, तो हमें क्या है कि एक प्रॉपरली कॉस्ट, मतलब हम लोग पता चल जाएगा कि हमारा मेथड क्या है और इसमें कितनी कॉस्ट है। तो वो हम कॉस्ट टेक्निक्स का यूज करके क्या है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट को भी यूज रिड्यूस करके। और डेफिनेटली सी बात है, जब वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट रिड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें। सिक्स्थ है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ऐसा नहीं है कि गलती किसी भी पर्सन को कहीं भी अलोकेटेड होगा। अगर कोई पर्सन मशीन चलाने में मशीन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, एक पर्टिकुलर मशीन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो उसको उस चीज में तजुर्बा है, तो उसको वहीं पे प्लेस किया जाएगा जहां पे उसकी जॉब रहेगी। तो यही बोलेंगे कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, उसको करते अलॉटेड किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि करते उसे काम नहीं आ रहा है और उसे उस जगह करते अलॉट किया जाएगा, और वो भी अकेले ही अलॉट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको उसी जगह रखा जाएगा, ताकि इसलिए रखा जाएगा, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है तो न्यू एम्प्लॉय के साथ क्या है कि एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को रखा जाएगा, ताकि वो चीजें वो लर्न कर सके। बट कभी भी अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, कि जिससे वो प्रोडक्शन को पे नुकसान हो, और साथ ही साथ क्वालिटी पे क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो। तो ये चीजें नहीं होगी, तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब रखी जाएगी। फिर क्या है कि जो आपने प्रोडक्शन की है, उसके कारण साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण क्या है, आपकी जो सप्लाई होगी, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी टू द कंज्यूमर एट द रीजनेबल प्राइस। ठीक है, और ये इंश्योर हो जाएगा। जब डेफिनेटली सी बात है, आप अपने घर में तो नहीं रखोगे, कोई भी प्रोडक्शन करके अपने घर में तो नहीं रखोगे, तो वो जो भी प्रोडक्शन करोगे, उसको डेफिनेटली सी बात है, उसको सप्लाई करोगे एट द रीजनेबल कॉस्ट पे, ताकि कंज्यूमर उसको प्रॉपरली उसको ले, और उसका यूज करके आपकी क्वालिटी को भी डिफाइन, आपकी आपकी जो आपकी कंपनी की क्वालिटीज है उसको भी प्रॉपरली डिफाइंड हो जाए, और आपकी जो आपका इंस्टीट्यूशन का जो होता है या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वो भी अचीव हो। तो ये चीजें हैं हमारे पर्पस, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स के। इसके टोटल 6 प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल पे काम कर किया जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल को। पहला है, पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि साइंस नॉट अ रोल ऑफ थंब, नॉट रोल ऑफ थंब मीन्स ब्लाइंड फॉलो द रूल। ठीक है, मतलब हम अगर बोले कि साइंस, साइंस को तो आप लोगों को पता है कि साइंस क्या है। साइंस हम किसी भी चीज को, कोई भी हो, तो कोई भी चीज हो तो वो हम उसका कॉजेस एंड इफेक्ट पे काम करता है, कि उसका कॉज क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें पे देगा। ये नहीं है कि कहते हम बिन देखे ब्लाइंडली उस चीज को कहते अप्रूव कर दे और ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर दे और उसको प्रोसेस कर दे। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अपने काम को करने के टेक्निक्स से स्टक ना नहीं होना चाहिए, जबकि हमें कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करना है न्यू टेक्निक को, ताकि हमारा वर्क सिंपल और इजीएस्ट क्विक हो सके। इसलिए एक प्रिंसिपल कहता है कि अप्लाई कीजिए साइंस एंड नॉट आर ट्रेडिशनल मेथड। मतलब कहते हैं, कहने का मतलब समझ गए कि ये है, ये कहता है कि हमें जो भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम आज के, जैसे कि मैं आज अगर एक एग्जांपल बना रहा हूँ और एक एग्जांपल बनाता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि आज आज के दिन में अगर हम एक कोई भी प्रोडक्शंस की बात करें, तो आज हर जगह तो मशीन है, आज हर जगह मशीन है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम लोग अभी भी देख रहे हैं क्या, कि मैनुअली किए जा रहे हैं, मैनुअली किए जा रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में किए जाते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री। टीचिंग इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा कोरोना काल्स में, कोरोना काल्स में 2020 से 21 में, पहले क्या होता था, सारे लोग किस पे करते, एक टीचर जाता था, एक टीचर पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद आता था, बस हो गया, उसका काम हो गया। बट आज के दिन में क्या है कि एक ऑनलाइन भी टीचिंग हो रही है और ऑफलाइन भी टीचिंग हो रही है। तो जो बच्चे ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन टीचिंग में करते अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं। और यूट्यूब ने इस पे बहुत काम किया। यूट्यूब में काफी लोगों ने अपनी चीजों को पब्लिश करके बहुत लोगों को करते फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी, मतलब अपने नॉलेज को स्प्रेड किया अमॉन्ग द पीपल्स। ठीक है, तो ये क्या था, ये ट्रेडिशनल वे को करते मॉडर्न वे में चला गया, मॉडर्न वे में लाया। तो यही कहता है, साइंस क्या कहता है कि कंटिन्यूसली आप टेक्निक्स को, जो आपके टेक्निक्स आप यूज करें किसी चीज को डेवलप करने के लिए, उस ऐसा नहीं कि उसी टेक्निक्स को आप करते रहिए। आपको न्यू एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली करना चाहिए ताकि आपके काम को सिंपलेस्ट और इजियर और क्विकर वे में काम किया जा सके। ऐसा नहीं है। ठीक है, आज मान लीजिए कि मेरे को करते एक वीडियो बनाने में, मान लीजिए एक वीडियो बनाने में आज मुझे 3 घंटे लग रहे, फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो बनाने में आज मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं। कल अगर मेरे पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो कहते डेफिनेटली सी बात है, मेरे को 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा तो मेरी चीजें कदे रिड्यूस होंगी, काम है मेरा, जो टाइम है रिड्यूस होगा। और डेफिनेटली बात है, मैं करते जो अगर मेरा अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता तो मैं सिंपली क्या है कि एक सिंपल सा बोर्ड होता और बोर्ड में लिखना शुरू कर, ठीक है, बोर्ड में लिखना शुरू करता और आपको बताता रहता। बट क्या है, पहले आपके पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने पहले से बना दिया, अब मेरे पास एक छोटा सा पैनल है, उस पैनल में मैं सिंपल से लिखता हूँ और आप लोगों को डिवाइड, तो मैंने ये कहते एक गैजेट्स के थ्रू, एक एक पर्टिकुलर गैजेट्स के थ्रू मैं अपनी चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो यही चीज है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड में पैराथोडी, पैराथोडी यही कहता है कि आपको जो भी आप ट्रेडिशनल वे में निकाल रहे हो, जो भी आप ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस ट्रेडिशनल वे में करो, बट आपको न्यू कंटिन्यूसली न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना है। और उसी न्यू एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका कॉजेस क्या पड़ता है। ये नहीं देखना है कि गलती वो पुराने समय से वो चला आ रहा है तो हम उसी को फॉलो करना है, फॉलो नहीं करना है। और यही चीजें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पुरानी चीजों को रखेंगे तो आज भी प्रोडक्शन वही की वही रह जाएगी, आपको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे उतनी जितनी प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, अगर हम करें एक इंस्टीट्यूशन की बात करें, ठीक है, हम कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करना है, तो इस प्रिंसिपल में सिंपल ये कहा गया है कि इस प्रिंसिपल में हमें कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करना है और उससे भी बेस्ट टेक्निक्स को निकालना है, ताकि हमारी प्रोडक्शन हाई हो और हम चीजों को करते अपने जो काम को उसको इजिएस्ट बना सके, सिंपलेस्ट बना सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि जैसे जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो वो हार्मनी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। लेबर मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनल रिलेशन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ऐसा नहीं, हार्मनी क्या, आप माने एक इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होनी चाहिए।
प्रॉपर डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि कहते एक जो हमारा मैनेजर है वो लेबर लेबर को कहते बहुत जो हमारे लो लेवल के एम्प्लॉय है उस पे कहते फोर्सफुली काम करा रहा है, या उसको कहते माने बैड बिहेवियर कर रहा है, जो भी चीजें। तो ये चीजें, तो यहाँ पे ये चीजें कहेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एनवायरनमेंट होगा, कल्चर होगा, जो काम करने का तरीका होगा, वो हार्मनी मैनर्स में होना चाहिए, हार्मनी इन्वायरमेंट में होना चाहिए, ताकि लेबर और मैनेजमेंट में दोनों में कहते हैप्पीनेस बनी रहे, दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव नेचर से देखे और दोनों का ग्रोथ हो। अगर एक को भी अगर यहाँ पे नुकसान होता है तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शंस पैदा हो जाएंगी, जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शंस पे, इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्रोडक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ा तो डेफिनेटली सी बात है प्रॉफिट की आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ गया, आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ गया तो प्रॉफिट आने के चांसेस कम हो जाएंगे और वो इंस्टीट्यूशन नीचे जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसमें क्या है कि जो हमारे लेबर है और मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पे लेबर को अगर हम सिंपल भाषा में लिख देते, लो लेवल बोलिए, लो लेवल एंड मिडिल लेवल एंड मैनेज टॉप लेवल, सबके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट रिलेशन होना चाहिए, मैंने कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और प्रॉपरली रिलेशन होना चाहिए, ताकि करते एक दूसरे को सपोर्ट करे और प्रोडक्शन हाई करे, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ना कि करते एक ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाइड करना। सबसे पहले वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को ही अचीव करने के लिए जितनी मेहनत लेबर करता है उतनी लेबर मैनेजमेंट करता है, बट दोनों के अगर सपोर्टिव नेचर्स के होंगे, दोनों एक दूसरे को समझते होंगे, तो डेफिनेटली सी बात है जो भी आउटपुट होगा वो डेफिनेटली सी बात है अचीव होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, ना कि अनबन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड थर्ड हमारा क्या है, कोऑपरेशन। जैसे कि हार्मनी, डेफिनेटली सी बात है हार्मनी होगी, कोऑपरेशन होंगी। तो कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है, कोऑपरेशन एंड नॉट अ, थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलम, इंडिविजुअलम। अकॉर्डिंग टू द दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी आर द डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, माने इसमें आपको पता है कि जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने हेनरी फ्यूल्स में क्या पढ़ा, उनने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क में कि डिवाइड कर दिया जाएगा वर्क, डिवाइड कर दिया जाएगा वर्क, और वर्क को डिवाइड कैसे किया जाएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब ऐसा नहीं डिवाइड किया कर दिया जाएगा वर्क, वर्क और असाइन किया जाएगा वर्क, वर्क। अब बॉस जो असाइन किया जाएगा वर्क, वह एम्प्लॉय वही काम करेगा, उसके अलावा वो काम नहीं करेगा। अगर कोई चीजें, अगर उसमें अच्छी चीजें हुई तो कहते रिवार्ड्स उसको मिलेगा, गलत चीज हुई तो रिस्पॉन्सिबल वही एम्प्लॉय रहेगा। ठीक है, तो वहां पे डिवीजन ऑफ फैक्टर्स रहा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जितने भी एक्टिविटी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हर एक इंस्टीट्यूशन में है। तो उन सबके बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, कि मैं सिर्फ उसी को काम दो, बार बार उसी को काम कर दो, नहीं। हर एक को अगर मान लीजिए कि कहते एक एक पर्सन है, एक पर्सन है, अगर मान लीजिए राजू एक पर्सन है और ये कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारा काम इसी को सौंप दिया जाए, नहीं, सारा काम। तो इसके साथ इसके लेवल्स के जितने पर्सन होंगे उनको अगर नहीं आता है तो उनको सिखाया जाए, और उनके साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ इस काम को कंप्लीट किया जाए, ना कि एक पर्सन को फोकस करके काम करवाया जाए और उसको उसको अचीव करवाया जाए, बाकी चीजों बाकी को करते उनकी ग्रोथ ना हो। तो यहाँ पे यही चाहिए कि कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि हम एक पर्टिकुलर फोकस करें कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड पर्सपेक्टिव, राइट पर्सन राइट। कहता है आप लोगों को पता है कि हर एक पर्सन में खासियत होती है, एक खासियत होती है, चाहे वो जैसे कि अब मान लीजिए कि किसी की खासियत होगी कि वो अच्छा सा, मतलब किसी भी उसके टेक माने वो टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा हो, कोई कोई पर्सन टेक्निकल फील्ड में अच्छा हो, कोई पर्सन क्या है कि मैनेजमेंट फील्ड्स में अच्छा हो, कोई पर्सन क्या है कि नॉन टेक्निकली अकाउंट फील्ड्स में अच्छा हो, या कोई अगर कोई सप्लाई फील्ड्स में अच्छा हो। तो ऐसा है कि उसको पर्टिकुलर जांचना है, कि कहता है कि मैनेजर्स हैं या कोई भी है जो भी सबॉर्डिनेट है, वो जाने कि कहते उसकी क्या खासियत है,
उस खासियत के अनुसार उसको काम अलॉटेड करे, ताकि उसका मन बना रहे। और एक पर्टिकुलर अगर जिस चीज में बोलते हैं ना कि मनी इज नॉट अ मैटर, मनी नॉट मैटर देन, ठीक है, इफ यू आर इफ द एम्प्लॉय विल सेटिस्फाइड, मनी कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा अपने काम से। अगर वो काम से सेटिस्फाइड है, डेफिनेटली सी बात है आपका इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है। और ग्रो कैसे करेगा? आउटपुट के थ्रू, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वो हैप्पीनेस, हैप्पी होगा ही, डेफिनेटली आपका ग्रो होना शुरू हो गया। तो ये चीजें होती है। तो राइट पर्सन इन द राइट प्लेस और राइट जॉब पे एलोकेट किया जाए। ठीक है, तो ये थे इसके चार प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल आप लोगों को जैसे